नमस्कार। आज हम मनोग्रसित बाध्यता विकृति, जिसे हम आमतौर पर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर या ओसीडी कहते हैं, उसे गहराई से समझते हैं। हम जानेंगे कि ये सिर्फ साफ सफाई की आदत से कहीं बढ़कर है, और ये भी देखेंगे कि कैसे आज का विज्ञान और हजारों साल पुराना योग दोनों मिलकर इससे निपटने का एक बेहतर रास्ता दिखा सकते हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई एक ही ख्याल, एक ही विचार दिमाग में अटक गया हो, एक ऐसे लूप में जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगता है? अगर ऐसा महसूस होता है, तो ये जानना जरूरी है कि ऐसा महसूस करने वाले बहुत से लोग हैं। और पता है, यही अनुभव ओसीडी की दुनिया को समझने की दिशा में हमारा पहला कदम है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर आखिर है क्या। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें मन के अंदर जबरदस्ती बिन बुलाए मेहमानों की तरह कुछ विचार आते हैं, जिन्हें ऑब्सेशंस कहते हैं। और इन विचारों से जो तेज घबराहट और बेचैनी होती है ना, उसे शांत करने के लिए ही इंसान कुछ काम बार बार दोहराने लगता है, जिन्हें कंपल्शंस कहा जाता है। आपको शायद लगे कि ये कोई बहुत ही दुर्लभ बीमारी होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोचिए, दुनिया की लगभग 2 से 3% आबादी इससे प्रभावित है। इसका मतलब है करोड़ों लोग हर रोज इस चुनौती से जूझते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि जो कोई भी इससे गुजर रहा है, वो अकेला नहीं है। देखिए, ओसीडी कोई मामूली सर्दी जुकाम नहीं है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाए। ये एक लंबे समय तक चलने वाली स्थिति है। इसके असर में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी कम तो कभी बहुत ज्यादा। और ये किसी की जिंदगी पर, उसके काम, उसके रिश्तों, यहाँ तक कि रोजमर्रा के छोटे मोटे कामों पर भी बहुत गहरा असर डाल सकती है। तो चलिए, अब जरा गहराई में उतरते हैं और इसके लक्षणों और निदान की प्रक्रिया को समझते हैं। आखिर किसी भी समस्या को सुलझाने का पहला कदम उसे ठीक से पहचानना ही तो होता है ना? ओसीडी को समझने के लिए हमें इसके 2 मुख्य हिस्सों को समझना होगा, ऑब्सेशंस और कंपल्शंस। ऑब्सेशंस यानी वो अनचाहे, बार बार आने वाले विचार, जैसे कहीं मेरे हाथ गंदे तो नहीं हैं, या मैंने दरवाज़ा ठीक से बंद किया था या नहीं। ये विचार जबरदस्ती मन में घुस आते हैं और बहुत ज़्यादा घबराहट पैदा करते हैं। और फिर आते हैं कंपल्शंस। ये वो काम है जो इंसान उस घबराहट को कम करने के लिए करता है, जैसे बार बार हाथ धोना या दरवाजे को जाकर बार बार चेक करना। ये एक तरह से उस बेचैनी से बचने की कोशिश है। ये असल में एक चक्र की तरह काम करता है, बल्कि एक जाल की तरह। देखिए, होता क्या है, सबसे पहले मन में कोई ऑब्सेसिव विचार आता है, फिर उस विचार से घबराहट और बेचैनी बढ़ने लगती है। तीसरा कदम, उस बेचैनी को शांत करने के लिए कोई कंपल्शन यानी कोई काम दोहराया जाता है। और हाँ, उस काम को करने से कुछ देर के लिए आराम भी मिलता है। पर असली प्रॉब्लम यही है, वो जो थोड़ी देर की राहत मिलती है ना, वही इस पूरे चक्र को और भी ज्यादा मजबूत बना देती है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो दिल दुखाने वाली बात है। ज्यादातर मामलों में ओसीडी से जूझ रहे इंसान को ये अच्छे से पता होता है कि उसके ये विचार और काम बेतुके हैं, उनका कोई तर्क नहीं है। सोचिए, ये कितना मुश्किल होता होगा। एक तरफ दिमाग कुछ करने को कह रहा है और दूसरी तरफ आपको पता है कि ये गलत है। ये अंदरूनी लड़ाई बहुत थका देने वाली होती है। और ये हमें याद दिलाता है कि इंसान और उसकी बीमारी, ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो फिर डॉक्टर कैसे तय करते हैं कि ये ओसीडी है? देखिए, सिर्फ कुछ अजीब ख्याल आने से किसी को ओसीडी नहीं होता। इसका निदान तब किया जाता है जब ये ख्याल और काम किसी की जिंदगी पर, उसके रोजमर्रा के कामों पर बहुत ज्यादा बुरा असर डालने लगते हैं। इसका एक बड़ा पैमाना है समय। अगर कोई इन विचारों और कामों में दिन का 1 घंटा या उससे ज्यादा वक्त बिता रहा है, तो ये एक बड़ा संकेत है। अब जरा सोचिए, हर रोज 1 घंटा सिर्फ इसी कश्मकश में निकल जाना, ये कितना ज्यादा थका देने वाला होगा। बाकी जिंदगी के लिए वक्त और ताकत कहाँ बचेगी? चलिए, अब नजरिया बदलते हैं और देखते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। आखिर हमारे दिमाग के अंदर ऐसा क्या चल रहा होता है? आज का विज्ञान ओसीडी को दिमाग के एक सर्किट में हुई गड़बड़ी की तरह देखता है। आप इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारे दिमाग में एक अलार्म सिस्टम लगा है जो खतरे पर बजता है। ओसीडी में ये अलार्म सिस्टम खराब हो जाता है। ये बार बार बजता रहता है, ये बताता रहता है कि खतरा है, जबकि असल में कोई खतरा होता ही नहीं। रिसर्च ने दिमाग के कुछ खास हिस्सों की पहचान की है, जो मिलकर एक सर्किट बनाते हैं। जब ये सर्किट जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो दिमाग में एक संदेश अटक जाता है, कुछ गड़बड़ है, इसे अभी ठीक करो। और इसी अटके हुए सिग्नल की वजह से उन विचारों और कामों को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है।
बात सिर्फ सर्किट की नहीं है। दिमाग में मौजूद कुछ जरूरी केमिकल्स, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, उनका संतुलन भी बिगड़ जाता है। इसमें सेरोटोनिन नाम का केमिकल सबसे अहम है, और इसीलिए जब हम दवाओं की बात करते हैं तो वो अक्सर इसी केमिकल के संतुलन को ठीक करने का काम करती हैं। तो ये तो हुई विज्ञान की बात, पर चलिए अब हजारों साल पुरानी एक और समझ की ओर चलते हैं, योग की ओर। देखते हैं कि योग की दृष्टि में ये सब क्या है। योग का नजरिया दिमाग के सर्किट या केमिकल्स पर नहीं, बल्कि हमारे मन पर है। योग कहता है कि हमारा मन एक नदी की तरह है, जिसमें हर पल विचार रूपी लहरें या वृत्तियां उठती रहती हैं। समस्या तब शुरू होती है जब हम इन लहरों को सिर्फ देखते नहीं, बल्कि उनके साथ बहने लगते हैं, उनसे खुद को जोड़ लेते हैं, और बस यहीं से दुख का चक्र शुरू हो जाता है। और यहीं पर विज्ञान और योग का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। योग विचारों से लड़ने या उन्हें दबाने की बात नहीं करता, बिल्कुल नहीं। योग सिखाता है कि हम इन विचारों के साक्षी कैसे बने, मतलब बस उन्हें आते जाते देखें, जैसे हम आसमान में बादलों को देखते हैं, बिना उनसे उलझे, बिना कोई प्रतिक्रिया दिए। ये विचारों को खत्म करने की लड़ाई नहीं, बल्कि उनके साथ अपना रिश्ता बदलने की कला है। तो हमने समस्या को विज्ञान और योग दोनों नजरियों से समझ लिया। अब सबसे जरूरी सवाल, इसका समाधान क्या है? इसके प्रबंधन के लिए कौन कौन से रास्ते हमारे पास हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्न मेडिसिन की। आज की तारीख में इसके पास दो मुख्य और वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुके इलाज मौजूद हैं। ये दो रास्ते हैं। पहला फार्माकोथेरेपी, जिसे हम आम भाषा में दवाएं कहते हैं, और दूसरा है साइकोथेरेपी, यानी थेरेपी या काउंसलिंग। और ज्यादातर मामलों में जब इन दोनों को साथ में इस्तेमाल किया जाता है तो नतीजे सबसे अच्छे मिलते हैं। दवाओं की बात करें तो इसमें SSRI नाम की दवाएं सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। याद है हमने सेरोटोनिन की बात की थी? ये दवाएं उसी सेरोटोनिन के लेवल को दिमाग में सही करती हैं, ताकि दिमाग का बिगड़ा हुआ संतुलन वापस पटरी पर आ सके। हाँ, ये बात ज़रूर ध्यान रखने वाली है कि OCD के लिए अक्सर इनकी थोड़ी ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ती है। और जब बात आती है थेरेपी की, तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन या ERP। इसे OCD के इलाज का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, मतलब सबसे असरदार तरीका। तो ये ERP आखिर है क्या? ये एक तरह से दिमाग की ट्रेनिंग है। इसमें दो हिस्से हैं। पहला एक्सपोजर, यानी जिस चीज़ से डर लगता है उसका धीरे धीरे एक थेरेपिस्ट की मदद से सामना करना। और दूसरा रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, यानी सामना करने पर जो कंपल्शन करने की इच्छा होती है उसे रोकना। इससे होता क्या है? दिमाग धीरे धीरे ये सीख जाता है कि खतरा असली नहीं है, और बिना कंपल्शन किए भी घबराहट अपने आप शांत हो जाती है, और बस वो OCD का मजबूत चक्र टूटने लगता है। ये तो हुए मेडिकल इलाज। अब वापस योग पर आते हैं। योग कुछ ऐसे अभ्यास देता है जो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ मिलकर एक पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री भूमिका निभा सकते हैं और बहुत मददगार हो सकते हैं। इसमें 3 चीजें खास हैं। पहला आसन, यानी अलग अलग शारीरिक मुद्राएं जो शरीर में जमा हुए तनाव को बाहर निकालती हैं। दूसरा प्राणायाम, यानी सांस को नियंत्रित करने की तकनीकें जो सीधे हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करती हैं और घबराहट कम करती हैं। और तीसरा और सबसे अहम, ध्यान, जो हमें विचारों का साक्षी बनना सिखाता है। ये सीधे सीधे ऑब्सेशंस की जड़ पर काम करता है। तो अब हमारे सामने दो बहुत ही मजबूत रास्ते हैं, एक आधुनिक विज्ञान का, दूसरा प्राचीन योग का। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमें इनमें से किसी एक को चुनना है, या फिर इन दोनों को मिलाकर एक ज्यादा बेहतर भविष्य बनाया जा सकता है? तो चलिए एक नजर डालते हैं कि ये दोनों रास्ते एक दूसरे से कैसे अलग हैं और कैसे एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। अगर हम देखें तो मॉडर्न मेडिसिन सीधे सीधे ऑब्सेशंस और कंपल्शंस पर, यानी लक्षणों पर काम करती है, जबकि योग विचारों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को बदलने पर काम करता है। मेडिसिन का असर ज्यादा तेजी से दिख सकता है, पर योग धीरे धीरे एक मजबूत नींव बनाता है। दवाएं बंद करने पर बीमारी के वापस आने का खतरा रहता है, पर योग का लगातार अभ्यास लंबे समय तक साथ देता है। तो इसका सार क्या है? सार यह है कि सबसे बेहतरीन रास्ता एक इंटीग्रेटेड मॉडल है, यानी एक ऐसा रास्ता जिसमें दोनों की ताकत शामिल हो, जहां विज्ञान दिमाग के सर्किट को ठीक करे और योग मन को साधना सिखाए। ये सिर्फ लक्षणों को दबाना नहीं, बल्कि सही मायनों में लंबे समय के लिए एक स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ना है। तो हम आपको इसी विचार के साथ छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए,
क्या हो अगर मन को साधने का रास्ता दिमाग की केमिस्ट्री बदलने और अपनी चेतना को प्रशिक्षित करने इन दोनों से होकर गुजरता हो? शायद असली और टिकाऊ समाधान इन दो महान परंपराओं, विज्ञान और योग के संगम में ही छिपा है।